नेहरू के समाजवाद से चरमराया भारतीय उद्योग, पार्ट 2। पूर्ववर्ती सोवियत संघ के समाजवादी विकास मॉडल से प्रभावित नेहरू पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश को नियोजित विकास करना चाहते थे। उन्होंने कलकत्ता के एक सांख्यिकी विशेषज्ञ महालनोबिस को भारत का मानद सांख्यिकी सलाहकार बना लिया। नेहरू ने उनसे दूसरा पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार कराया, जिसमें निजी क्षेत्र की कीमत पर विशाल सरकारी क्षेत्र का निर्माण पर बल दिया गया था। लेकिन देश में जो विशाल अकुशल श्रम शक्ति है, उसका उपयोग करने वाले उद्योगों को चलाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही कारण है कि भारत चीन के साथ साथ गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या राखी बनाने में के मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था। यदि भारतीय उद्योगपति श्रमोन्मुख उद्योगों में दिलचस्पी नहीं ले रहे तो इसके बीज कहीं और नहीं, इतिहास में है। वे खासकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासन का नीतियों में छुपे हुए हैं। उनके कारण भारत इस मोर्चे पर चीन से प्रतिस्पर्धी नहीं कर पा रहा था। दरअसल आज़ाद भारत का इतिहास बड़े तथा पूंजी पर आधारित उद्योगों के वर्चस्व और श्रम पर आधारित उद्योगों की घोर उपेक्षा का इतिहास है। बात तब की है जब देश आज़ाद हुआ था और पूर्ववर्ती सोवियत संघ के समाजवादी विकास मॉडल से प्रभावित पंडित नेहरू पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश का नियोजित विकास करना चाहते थे। वे कलकत्ता के एक सांख्यिकी विशेषज्ञ से भी बहुत प्रभावित थे, जिनका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। नतीजतन उन्होंने महालनोबिस को भारत सरकार की मानद सांख्यिकी सलाहकार बना लिया। नेहरू पर महालनोबिस का प्रभाव ऐसा बढ़ता गया कि नेहरू ने उनसे दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा तैयार भी करवाया, जिसमें महालनोबिस ने अपने और नेहरू के निवेश के बारे में समाजवादी नजरिए यानी निजी क्षेत्र की कीमत पर विशाल सरकारी क्षेत्र के निर्माण पर बल दिया।
मतलब उन्होंने उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों की कीमत पर भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा निर्यात को प्रोत्साहन देने के बजाय आयात को महत्वपूर्ण बना दिया। इसी कारण छोटे और उपभोक्ता सामानों के उद्योगों की कीमत पर भारी उद्योग लगाने का प्रचलन हो गया। तब जाने माने अर्थशास्त्री C.N. वकील और ब्रह्मानंद ने उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाला वैकल्पिक मॉडल पेश किया था, लेकिन वह न तो चकाचौंध वाला था न ही महाननोविस मॉडल की तरह तर्क उन्मुख था, लेकिन वह भारत जैसे विकासशील देश के लिए ज़्यादा अनुकूल था। इसके पीछे सोच यह थी कि हमारे देश में पूंजी की कमी है, मगर विशाल जनबल होने के कारण उनमें कम पूंजी लगाकर उत्पादन कराया जा सकता है। लेकिन नेहरू और अन्य नेताओं की औद्योगिक विकास का यह रास्ता आकर्षक नहीं लगा। उन्होंने महालनोबिस का औद्योगिक भारत का सपना ज़्यादा रास आया। दूसरी तरफ देश के बड़े पूंजीपतियों ने भी 1944 में के बम्बई प्लान को स्वीकार करके अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार ली। इस प्लान में तीव्र गति से औद्योगिकरण की बात कही गई थी। इसके अलावा वे निजी उद्योगों पर आयात छूट को समायल लगाने पर सहमत हो गए। इससे भी बुरी बात थी कि वे मूल्य तय करना, लाभांश तय करना, विदेशी व्यापार और विदेशी विनिमय पर नियंत्रण, उत्पादन के लिए लाइसेंस आदि सरकारी नियंत्रणों को स्वीकार करने में कामयाब हो गए। उन्हें शायद तब पता नहीं था कि इस सब के कितने गंभीर नतीजे होंगे, लेकिन इस तरह उन्होंने अपनी कब्र खुद खोद ली थी। ये सारे अधिकार पाकर सरकार तो माई बाप सरकार हो गई, जो लाइसेंस, कोटा आदि महत्वपूर्ण चीज़ें बांटने लगी और पूंजीपतियों का लाइसेंस लेने के लिए सरकार नेताओं के साथ जुड़ना जरूरी हो गया। भारत सरकार का झुकाव बड़े उद्योगों की स्थापना के तरफ थी, लेकिन सरकार खुद को उद्योग नहीं लगाना चाहती थी। उसका लाइसेंस वह निजी क्षेत्र को दे देती थी, मगर उसके लिए जरूरी था सरकार के नेताओं
के नज़दीकी होना। लेकिन इस सब का नतीजा यह हुआ कि सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में बड़ी पूंजी वाले उद्योगों का लगना जारी रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि श्रम प्रधान उद्योगों की उपेक्षा हुई। भारत के मौजूदा विकास की सबसे बड़ी खामी ही यही है कि विकास की उच्च दर हासिल करने के बावजूद श्रम उन्मुख औद्योगिक क्रांति यहाँ नहीं आई। यदि ऐसा होता तो यह लाभ उन लोगों को मिलता जो ग्रामीण क्षेत्र में अब भी गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं। हमारे देश में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान कहीं ज़्यादा है। लेकिन जब तक बड़े पैमाने पर श्रमोन्मुख औद्योगिक क्रांति नहीं जुड़ती, विकास को समवेत विकास नहीं कहा जा सकता। दरअसल भारतीय संदर्भ में समवेत विकास तभी हो सकता है जब श्रमोन्मुख उत्पाद के जरिए टिकाऊ और तीव्र विकास हासिल किया जाए और लोगों को उत्पादक रोजगार दिलाया जाए। हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक 85% भारतीय परिधान उद्योग मजदूर 6-7 श्रमिकों वाली छोटी इकाइयों में काम करते हैं, जबकि चीन में केवल 0.06% मजदूर इस तरह की इकाइयों में काम करते हैं। दूसरी तरफ 57% चीनी मजदूर 200 से ज़्यादा श्रमिकों वाली बड़ी इकाइयों में काम करते हैं। उल्लेखनीय है कि चीन में मध्यम दर्जे की कंपनियों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन भारत में इस तरह की इकाइयाँ गिनती की है। चीन को पटखनी देनी है तो हमें अपने लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। एक अध्ययन के मुताबिक 85% भारतीय परिधान उद्योग मजदूर 6-7 श्रमिकों वाली छोटी इकाइयों में काम करते हैं, जबकि चीन में केवल 0.06% मजदूर इस तरह के इकाइयों में काम करते हैं। चीन में मध्यम दर्जे की कंपनियों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन भारत में इस तरह की इकाइयाँ गिनती की है। चीन को पटखनी अगर देनी है तो हमें अपने लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। देवेंद्र ठाकुर, हिंदू स्वयंसेवक संघ, नेपाल। अध्यक्ष, विश्व समाज केंद्र, हिंदू स्वयंसेवक संघ, नेपाल।